नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल्टी सेक्टर से जुड़ी खबरों की, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए विश्लेषण करते हैं ट्रेंडिंग मुद्दों का। आज के शो में आपके अधिकारों से जुड़ी अहम खबर पर बात करेंगे। 6 साल पूरे होने के बाद भी रेरा कितना प्रभावी हुआ और जानेंगे कि आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद कैसा रहेगा प्रॉपर्टी सेक्टर का सेंटीमेंट। तो शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाई ब्याज दरें, अब 4 से 4.40 हुई रेपो रेट। सीआरआर में भी 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा, बढ़ेगा ईएमआई का भार और महंगे होंगे घर। रियल ट्रेंड्स में देखिए एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। रेरा के 6 साल पूरे, अब भी एग्रीमेंट टू सेल और रेरा के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स पर दुविधा बरकरार। वन नेशन वन एग्रीमेंट को लेकर हलचल तेज, एग्रीमेंट में ग्राहकों के अधिकार पर जानकारों की राय। यूपी रेरा ने 30 बिल्डरों के खिलाफ जारी किया पब्लिक नोटिस, सुनवाई में शामिल नहीं हो रहे थे बिल्डर। पूर्वांचल प्रोजेक्ट, एक्समैक्स, गार्डेनिया डेवलपर्स, सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष, वर्धमान इंफ्रा समेत कई बड़े नाम शामिल। नोटिस के बाद भी सुनवाई में नहीं हुए हाजिर तो एक तरफा सुनाया जाएगा फैसला। जनवरी मार्च तिमाही के दौरान एनसीआर में अनसोल्ड इन्वेंट्री 2020 के मुकाबले 12% घटी। रियल्टी कंसल्टेंट फर्म एनरॉक की रिपोर्ट में खुलासा। पश्चिम भारत में अनसोल्ड स्टॉक 10% घटा, जबकि साउथ इंडिया में अनसोल्ड इन्वेंट्री सालाना आधार पर 32% बढ़ी। एनसीआर में जनवरी मार्च 2020 के दौरान कुल 1,73,000 का अनसोल्ड स्टॉक था, जो इस साल घटकर 1,53,000 रह गया। और अब बात रियल ट्रेंड्स की। रेरा को आए 6 साल पूरे हो चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेरा ने रियल्टी सेक्टर में पारदर्शिता और रेगुलेशन को मजबूत किया है, लेकिन अभी भी 2 बुनियादी समस्याएं हैं जिन पर राज्यों का रुख साफ नहीं है। पहली दिक्कत है बिल्डर बायर एग्रीमेंट की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने सरकार से जवाब मांगा है। दूसरी समस्या है रेरा के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर जो दुविधा बनी हुई है। हालांकि इस पर भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है। इन्हीं 2 मसलों को आज समझने की कोशिश करेंगे कि रेरा का सेंट्रल एक्ट क्या कहता है, समस्या कहां है, उन पर अदालतों ने क्या कुछ कहा है और मौजूदा स्थिति क्या कहती है। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ हैं अभय उपाध्याय, प्रेसिडेंट एफपीसीई और मेंबर सीएसी रेरा, और महादेव बिरला हैं हमारे साथ, जो कि सीए हैं और रेरा पर अच्छी समझ, अच्छी पकड़ रखते हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभय उपाध्याय जी आपके पास आएंगे और बात करते हैं बीबीए यानी बिल्डर बायर एग्रीमेंट की। क्यों अब भी बिल्डर एक तरफा एग्रीमेंट बना रहे हैं? क्यों अब भी होम बायर्स एग्रीमेंट में दिमाग खपाना पड़ता है? इस पर भी अदालतों और कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? मौजूदा स्थिति क्या है बीबीए को लेकर? दीपक जी, सवाल आपका काफी अच्छा है और इसको मैं 2-3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। पहला बात तो ये है कि क्यों हो रहा है। ये तो देखिए इसलिए हो रहा है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इसको सीरियसली लिया नहीं, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने एग्रीमेंट फॉर सेल को नोटिफाई किया वो भी सेंटर का कॉपी नहीं है, उसमें भी चेंजेस कर दी गए, डाइल्यूशन कर दिया गया। और आप ये बात मानेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर की जो डील्स होती हैं, जो होम बायर से घर खरीदता है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। बहुत सारी चीजें उसमें बिल्डर बोल जाता है, फिर जिसको आप कहीं पे कहीं ब्रोशर पे कुछ लिखा होता है, वेबसाइट रेरा के उसमें आप चेक करेंगे वहां कुछ लिखा होता है, और पेपर में जो एडवर्टीजमेंट आता है उस पर कुछ लिखा होता है। इन सारी चीजों को मिलाना, देखना, और अल्टीमेटली वो सारी चीजें बिल्डर बायर एग्रीमेंट में अगर आप जाएंगे तो उसके साथ वो मैच नहीं खाती हैं। तो इसलिए ये एक समस्या तो बहुत जटिल है और इसका समाधान निकालना बहुत जरूरी है। और इसका ये बात एकदम सही है कि कुछ जो मुद्दे हैं वो इस तरह से बनाए जाएं कि सारे स्टेट में वो एक ही हो, क्योंकि डील एक ही है। होम बायर पैसा देता है और बिल्डर उसको घर देता है, तो इसमें कोई स्टेट वाइज कोई बहुत चेंजेस आते हैं ऐसा मेरे को लगता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आज अपने एक्सपीरियंस से हम लोगों को पता है कि वो मुद्दे भी एग्रीमेंट फॉर सेल के पार्ट होनी चाहिए, जो है ही नहीं। डाइल्यूशन और नहीं डाइल्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से एक एग्जिट क्लॉज की बात करते हैं, आज होम बायर भी तो किसी मुसीबत में पड़ सकता है और उसको एग्जिट करना पड़ सकता है कि भाई वो अब घर नहीं खरीदता क्योंकि उसकी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी थी फाइनेंशियल जो बदल गई है। तो क्या एग्जिट क्लॉज होम एग्रीमेंट फॉर सेल में नहीं होना चाहिए? उसकी वजह से बिल्डर कहता है कि आपने 10%, 25% जो भी पैसा मेरे को दिया है वो मैं सारा का सारा फोरफीट कर लूंगा। क्या वो सही होगा? इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपको उसके बाहर भी दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी कि इसमें और क्या क्या चीज, क्या क्या मुद्दे आने चाहिए।
महादेव जी, आपने कई राज्यों के रेरा को स्टडी किया है, बात चाहे गुजरात की हो, महाराष्ट्र की हो, यूपी की हो या फिर किसी और राज्य की। आखिर सेंट्रल एक्ट क्या कहता है, राज्यों ने इसमें कैसे नियम बनाए हैं कि कंफ्यूजन बना हुआ है? देखिए दीपक जी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मैंने अपना एक एनालिसिस किया है कुछ स्टेट्स के बिल्डर बायर एग्रीमेंट की स्टडी करके, उससे ये एक चीज सामने आती है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ग्राहक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है एग्रीमेंट्स में। तो अगर जैसे मैं पहली और इम्पोर्टेंट अगर बात करूं एफएसआई जो कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स की बात करते हैं, कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर अगर किसी प्रोजेक्ट में एफएसआई अगर बची हुई है तो उस पर किसका अधिकार होगा। तो अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात ने ऐसा स्पेसिफिकली कहा है कि अगर आपको बिल्डिंग यूज परमिशन, जिसको कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं अलग स्टेट में, अगर वो मिल जाता है तो उसके बाद अगर कोई बची हुई एफएसआई है तो उस पे जो अधिकार होगा वो कस्टमर्स का, ग्राहक जो रह रहे हैं प्रोजेक्ट में या कॉमन एसोसिएशन है, उनका अधिकार होगा। अगर हम इसी पॉइंट को लेकर चर्चा करें तो ऐसा किसी दूसरे स्टेट में कहीं स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में किया गया है लेकिन वो क्लियरिटी नहीं है। तो रेरा कानून में ऐसा प्रावधान है कि जो यूनिट है वो कारपेट एरिया के बेसिस पे सेल किया जाएगा। फिर भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे एग्रीमेंट टू सेल में कारपेट एरिया के साथ साथ सेलेबल एरिया का भी उल्लेख किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कस्टमर को ये नहीं पता चल पाएगा कि मैंने कितना जो मेरा जो घर है, मेरा जो ऑफिस है, उसका एक्चुअल साइज क्या है। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा डेवलपर्स ज्यादा चार्ज करते हैं कस्टमर से और कस्टमर को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा दिया जाता है। अगर हम इसके बाद बात करें तो अल्टरेशन की, अगर किसी प्रोजेक्ट में अल्टरेशन करना है तो क्या उसके लिए कस्टमर की परमिशन लेना जरूरी है? तो रेरा कानून बोलता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में अल्टरेशन करने से पहले आपको जो उसके अलॉटी हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इसमें भी महाराष्ट्र रेरा, गुजरात रेरा, तेलंगाना रेरा और राजस्थान रेरा, इन सब में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं जो कि मॉडल एग्रीमेंट बनाया गया है। कुछ में ऐसा स्पेसिफाई किया गया है कि अलॉटी की परमिशन लेनी पड़ेगी, कुछ में ये क्लियरिटी नहीं दिया गया कि क्या मुझे अलॉटी की परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। अबे जी, कहा जाता है कि रियल एस्टेट स्टेट मैटर है, लेकिन बिल्डर बायर्स के बीच अधिकारों को लेकर तो हर जगह समानता रहेगी ना। फिर इसमें क्यों अब भी एक तरफा एग्रीमेंट बन रहे हैं? समाधान कहां पर है? मैंने सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में जो फील किया, मेरे को लगता है कि डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है कि रियल एस्टेट हमारे यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट और क्लीन सेक्टर हो। इसमें कोई मेरे को आज की डेट में मेरे को कोई दो मत नहीं है। जिस तरह से मैंने मंत्री जी को, माननीय हरदीप सिंह पुरी जी को की बातें सुनी और जिस तरह से उन्होंने चीजों को रखा था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, देखिए कि जो एक नेक्सस घुसा हुआ था पहले भी दीपक जी, और वो स्टेट लेवल पे, क्योंकि अथॉरिटीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, वो पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है कि आप किसको अपॉइंट करते हैं, वो अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट, उनके लिए उनके बॉसेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। अब स्टेट गवर्नमेंट में जो नेक्सस बिल्डर का है वो आज भी उतना ही मेरे को लगता है कि स्ट्रांग है। और उसका आप सबसे बड़ा एग्जांपल देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि WB हीरा अब अल्ट्रा वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी रेरा लागू नहीं हो पाया। लगभग 4 मई से आज 4 मई बीत गया, तो 1 साल हम लोग आ गए और 1 साल में अभी तक रेरा लागू नहीं हो रहा है। अब मतलब ये समझ में आ रहा है कि कमी कहाँ पे है, विल पावर की, कहाँ पे लोग चाह नहीं रहे। तो जब तक दीपक जी हम लोग ये डिसाइड ना कर ले सारे स्टेक होल्डर कि भाई इस सेक्टर को आप क्लीन करना और इसमें कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे किसी तरह की मैनिपुलेशन की, तब तक ये क्लीन नहीं हो पाएगा। महादेव जी, सुप्रीम कोर्ट में बिल्डर बायर एग्रीमेंट को लेकर एक याचिका भी डाली गई थी, उसमें किन पॉइंट्स को उठाया गया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, जैसा कि अभय जी और हमने अभी डिस्कशन किया है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो है इंटरेस्ट को लेकर, कंपनसेशन को लेकर, एफएसआई को लेकर। जो क्लॉजेज है वो स्टैंडर्ड नहीं है। हर स्टेट में एक लिबर्टी दिया गया है, एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है स्टेट को। आप एग्रीमेंट तो करेंगे लेकिन वो एग्रीमेंट का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करने के बाद भी उसको बिल्डर चेंज कर सकता है, ऐसा कानून है। तो जो मुद्दा उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट में वो ये उठाया गया है कि ये एक हर स्टेट के हिसाब से पर्टिकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए, इंग्लिश के साथ साथ। दूसरा, ये जो एग्रीमेंट है इसकी स्टैंडर्ड जो शर्तें हैं, एक स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन वो फिक्स होनी चाहिए।
उससे ज्यादा बड़ा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कस्टमर होता है वो सारे कस्टमर एक समान नहीं होते हैं, तो कोई उसको समझ पाता नहीं पाता है। अभय जी, अब दूसरी समस्या की बात करते हैं। अभी भी हजारों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरे भी नहीं हो पा रहे हैं और रेरा के अंतर्गत भी नहीं हैं। हालांकि हरियाणा रेरा ने इस पर स्पष्टता दे दी है कि जिन प्रोजेक्ट को सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है वो रेरा के अंतर्गत आएंगे और उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। जहां तक मुझे खबर है, इस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। अब समस्या कहां पर आ रही है? तो दीपक जी, मैं बोल रहा था आपको कि जो 4 फरवरी का जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने रूल्स को रिव्यू करने की बात कही थी, उसका इंटरप्रिटेशन हम लोगों का ये था कि उसमें एग्रीमेंट फॉर सेल रूल और जनरल रूल दोनों को रिव्यू करने की बात है। लेकिन कहीं पे कुछ इंटरप्रिटेशन में कुछ समस्या हुई, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ने जो स्टेट्स को लेटर लिखा और जो उनसे जो डिटेल्स मांगे थे उसमें केवल एग्रीमेंट फॉर सेल का ही बात किया गया था। इसको लेकर के हम लोग ने सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल में माननीय मंत्री जी के सामने इस बात को रखा और उनके सामने मैं कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें साफ है कि दोनों रूल्स को रिव्यू किया जाना चाहिए। और आपको उनको पता भी, उनको हम लोगों ने बताया भी कि जनरल रूल्स में जो डाइल्यूशन किए गए हैं उसकी वजह से बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आज रेरा के परव्यू के बाहर हो गए हैं। इसलिए जरूरी है कि उस रूल्स को रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट के सामने में रखा जाए, सो दैट कि जो भी जरूरी निर्देश हो सुप्रीम कोर्ट उसको स्टेट्स को दे पाएगा। इस पर मंत्री जी ने बहुत ही साफ शब्दों में ये बात कही, वो हमारी बात से सहमत हैं और मिनिस्ट्री को इस पे काम करना चाहिए, दोनों रूल्स को रिव्यू करके और सुप्रीम कोर्ट के सामने में रखना चाहिए। इसके बाद जब नेक्स्ट हियरिंग हुई उस मीटिंग के बाद, तो हम लोगों ने उस मैटर में लीड भी किया है और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने में ये बात रखी कि आपने जो रूल्स का जो किया है उसमें केवल एग्रीमेंट फॉर सेल कहा है, दोनों कहा है। उन्होंने क्लियर किया कि उन्होंने दोनों रूल्स के लिए कहा है। तो अब जो है दोनों रूल्स अगर रिव्यू हो जाते हैं दीपक जी, तो ये बहुत सारी समस्याएं जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को लेकर के आ रही हैं, अगर स्टेट्स अपने रूल्स को अमेंड कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, जब ये रूल्स रिव्यू करके उनके सामने में रख दिए जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि एटलीस्ट लॉ के लेवल में क्लैरिटी आ जाएगी। महादेव जी, कौन से प्रोजेक्ट रेरा के अंतर्गत आएंगे और कौन से नहीं, इसको लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो बॉम्बे हाईकोर्ट के साथ एक आदेश को अगर हम कंपेयर करें तो एक विरोधाभास पैदा होता है। इसको जरा स्पष्ट करेंगे आप? देखिए सब, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसमें ऐसा डिसीजन दिया गया था कि एक पार्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला था एक प्रोजेक्ट को अप टू सर्टेन फ्लोर, वहां तक कंप्लीट होने पर एक कंप्लेन फाइल की गई थी रेरा में और अल्टीमेटली मैटर गया ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में। और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया गया था कि जिस फ्लोर तक पार्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया है वो जो प्रोजेक्ट है वो रेरा के दायरे में नहीं आता है। अभी रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया गया है कि रेरा में जो प्रावधान है वो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को लेकर और कंप्लीशन सर्टिफिकेट को लेकर जी। तो अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट रेरा के दायरे में नहीं आएगा। रेरा कानून के हिसाब से अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, वही प्रोजेक्ट कानून रेरा कानून के दायरे में नहीं आते हैं, जो कि सेक्शन 3 में बताया गया है। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट ये बोलता है कि आपको किसी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। केवल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या बीयू परमिशन आना प्रोजेक्ट को रेरा के दायरे से बाहर नहीं कर सकता है। ये बहुत अहम फैसला है जो कि दोनों हाई कोर्ट्स के जजमेंट में अगेन कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। बिल्कुल, यानी समझने वाली बात यह है कि एग्रीमेंट टू सेल कहें या फिर बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट को लेकर जो हलचलें मची हुई हैं, कोर्ट का आदेश है, केंद्र सरकार का सुझाव है और ऐसे में राज्य सरकारें देश भर में एक जैसा बीबीए लागू करती हैं तो हाउसिंग सेक्टर में 90% समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं। हालांकि बड़ा सवाल तो यह भी है कि इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, क्योंकि रेरा लागू होने के 6 साल बाद भी पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी हैं जिन्होंने एक्ट को हवा में उड़ा रखा है और तो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चैन की नींद में है और अभी तक वेस्ट बंगाल में रेरा लागू नहीं हो पाया है। और रियल ट्रेंड्स में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे अगले रियल ट्रेंड्स की।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और प्रॉपर्टी प्लस में आज हम बात कर रहे हैं दो अहम मुद्दों की, जिनमें से रेरा से जुड़े आपके अधिकार, जिनके हमने बात की ब्रेक से पहले, और अब रुक करते हैं आरबीआई ने रेपो रेट में मामूली बढ़ोतरी की है, लेकिन ये मामूली बढ़ोतरी रियल एस्टेट के लिए कैसी होगी उसको समझने की कोशिश करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आरबीआई ने अपने लगातार जारी उदार रुख में अचानक बदलाव किया है। रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। इतना ही नहीं, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो में भी 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा और सीधा असर रियल्टी सेक्टर पर पड़ता है, क्योंकि जानकारों के मुताबिक बीते एक दशक से सुस्त पड़े रियल एस्टेट को रफ्तार देने में कम होती ब्याज दरों ने अहम भूमिका निभाई थी। अब ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो समझना होगा कि हाउसिंग सेक्टर इस पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। जानने की कोशिश करते हैं रियल्टी एक्सपर्ट और होम्सफाई के फाउंडर एंड सीईओ आशीष कुकरेजा से। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल ये होगा कि मुंबई में इस मार्च रिकॉर्ड बिक्री हुई है, 15,700 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, सरकार को 1,084 करोड़ का रेवेन्यू मिला है, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जाहिर है हाउसिंग में इस रफ्तार के पीछे एक बड़ी भूमिका लो इंटरेस्ट रेट की रही है। अब दरों के बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है, तो रियल्टी सेक्टर पर यह कैसे असर डालेगी? थैंक यू दीपक जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, रिकॉर्ड स्तर जैसे आपने बोला, मार्केट के दिग्गज भी आए और बोला कि इस तरह की तेजी कभी भी देखी नहीं गई बाजारों में, और उसके पीछे ब्याज दरों का बहुत अहम एक रोल रहा। और उसकी वजह से आपने देखा कि जो फेंस सिटर्स थे, जो हम बोलते हैं कि पिछले बहुत समय से मार्केट में आकर अपना सपना पूरा करना चाहते थे, वो आए और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। अब देखिए, जब ये दरें बढ़ेंगी तो जरूर एक इक्वेशन थोड़ी बिगड़ती है, और ईएमआईज आपके बढ़ेंगे, और कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी के। तो जरूर एक सेंटिमेंट पे तो इम्पैक्ट सीधे तौर पे आता है। बट ये जानना बहुत जरूरी होगा दीपक जी कि ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, क्योंकि दुनिया भर में इन्फ्लेशन का एक मार है। आशीष जी, एक तरफ रॉ मटेरियल की बढ़ती कॉस्ट के चलते पहले ही डेवलपर्स भाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में रेपो रेट का बढ़ना सीरियस होम बायर्स के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है? क्या अब हम ये मान के चलें कि चौतरफा भाव बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, बहुत ही एक इनिशियल स्टेज पे प्राइस राइज तो शुरू हुए हैं, और पिछले महीने सब डेवलपर्स में जहाँ पे अच्छी एक ऑफ टेक थी प्रोजेक्ट्स में, वहां पे हमने प्राइस हाइक देखे हैं। दौर तो शुरू हुआ है, और बट हम ये भी जानते हैं कि जिस तरह की वॉल्यूम्स दिग्गज डेवलपर्स देख रहे हैं, वो ये जानते हैं कि ये मशीनरी जो है उसको चलते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा प्राइस हाइक करके वो उसको रोकना नहीं चाहेंगे। बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहेगा, और अब ब्याज दरें बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ फंड्स पे भी प्रेशर आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब पास ऑन होने में थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा वेट एंड वॉच होगा। अगर कुछ ऐसे दर्शक हैं जो अपनी प्रॉपर्टी चूज कर चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो जरूर वो कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि it takes time before you see a impact on interest rates or the price hike as well. सर, रियल एस्टेट के साथ 250 से ज्यादा इंडस्ट्री चलती हैं। ऐसे में अगर प्रॉपर्टी भाव बढ़ना, होम लोन का महंगा होना और भी तमाम दूसरे कारण हैं जो प्रॉपर्टी के भाव को बढ़ा रहे हैं, क्या एक दशक बाद जो रियल एस्टेट में स्पीड नजर आई थी बीते 2 साल में, क्या वो जारी रहेगी या फिर आगे मुश्किलें हैं? देखिए, अब बहुत सालों के बाद, जैसे आपने दीपक जी बिल्कुल सही बताया, वो अब चक्का वापस चला है, और बहुत सारे फैक्टर्स रहे। ऐसा नहीं कि कोई एक या दो फैक्टर्स थे। आप ये पिछले 3-4 साल में जो बहुत सारे इवेंट्स प्ले आउट हुए, उसकी वजह से ये हुआ है। भले ही वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस था, भले ही वो इंटरेस्ट रेट्स थे, या फिर रेगुलेटर का एक स्ट्रेंथन होना था, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारे फैक्टर्स, डिमोनेटाइजेशन से शुरू होते हुए हम यहाँ तक आए। तो जरूर वो सेंटिमेंट इतनी जल्दी रिवर्स नहीं होगा दीपक जी। मेरा ऐसा सोचना है कि ये साइकिल अब अच्छे के लिए टर्न अराउंड हुई है। मतलब बहुत जल्दी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि वॉल्यूम्स ड्रॉप होंगी, बट अगर ये कंसिस्टेंटली ऊपर जाता रहा, रेट्स बढ़ते रहे, तो जरूर आप थोड़े सा एक स्लो डाउन देखेंगे। थोड़ा लास्ट मंथ हमने भी ऑब्जर्व किया कि स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो जिन लोगों को घर लेना था, अक्षय तृतीया पे भी बहुत अच्छा रहा, जिन लोगों ने घर लेना था वो आए और उन्होंने जरूर ट्रांजैक्शंस किए।
तो ये अहम बात आपने कही कि जो सीरियस बायर्स हैं उन पर बहुत ज्यादा असर शायद ना पड़े, लेकिन जो बायर सोच रहे थे कि मार्केट बेहतर है, प्राइस कम है, लोन सस्ता है, अब घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वे जरूर सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। हालांकि ओवरऑल रियल एस्टेट किस दिशा में बढ़ेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव है आज के शो से जुड़ा हुआ तो आप हमें जरूर लिखिए। जल्द मिलते हैं प्रॉपर्टी जगत के कुछ और अहम मुद्दों के साथ। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।